प्रियंका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़े थे आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। तो इसका पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। अब ये आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं पिछले वीडियो में। हम लोग देखे कि खाद्य संग्रहण किसे कहते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक कौन होते हैं? जो शिकार पे निर्भर होते हैं, जो शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। उस उनके भोजन का मेन आहार कहाँ से प्राप्त होता है? जो शिकार करके वो जानवर को मारते हैं, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि घरेलूकरण की प्रक्रिया आती है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि घरेलूकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। जिसमें घरेलूकरण का मतलब होता है कि हम लोग इस जगह से होते होते क्या होता है कि इसमें अ, जो उस टाइम के लोग थे वो अब जो पौधे से केवल आहार ग्रहण करते थे, जैसे जंगल से फल एकत्रित करते थे, चाहे जंगली उत्पाद को खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वो पौधा उगाना स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि वो अब इन चीजों को उगाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, जो जानवरों को केवल वो शिकार का माध्यम समझते थे, अब उन जानवरों को वो पालना स्टार्ट करते हैं। तो घरेलूकरण में क्या हुआ कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कही गई। इन प्रक्रिया में क्या हुआ कि अब लोग पौधे उगाने लगे और जानवरों को पालने लगे। घरेलूकरण का मतलब क्या हुआ है? घरेलूकरण में क्या होता है कि लोग पौधे को उगाना प्लस पशुओं को पालना। पाल पालना या देखभाल करना, ये शुरू होता है। अब क्या हुआ कि जब जैसे ही ये लोग ये दो काम करना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले ये ऐसे चीज पौधे को उगाने के लिए इस्तेमाल की जो काफी जिनके जड़ें मजबूत होती थी, जिनके डंठल मजबूत होते, जिनसे इनको अनाज मिलता था, वैसे पौधे को ये लोग उगाना भी स्टार्ट किए। दूसरा, वैसे जानवरों को पालना स्टार्ट किए जो जंगली प्रवृत्ति के नहीं थे, जो मतलब जिनको पालना आसान था इनके लिए। जैसे यहाँ देखेंगे कि जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से जो भी जंगली जानवर होते थे या जंगली पौधा होते, इन दोनों से भिन्न जो भी होता था, उन्हीं को ये उगाना और पालना स्टार्ट किया। अब ये इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक नवीन जीवन शैली अब विकसित होती है। क्योंकि ये काम करने के लिए, पौधे उगाने के लिए, आपको पता है कि पौधे के लिए इनको बहुत लंबा टाइम लगता था। पौधा उगाना, इस पूरे प्रोसेस में इनको काफी लंबे समय, 1 साल का भी वक्त लग जाता था। पहले पौधा उगाने के लिए सबसे पहले ये लोग क्या करते थे? बीज को बोना। बीज बोना, फिर उसकी देखभाल करना। जब फसल थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें जो भी बीज बोने के बाद क्या होता था कि फसल पकना, फसल के पकने के बाद पकना हो गया, उसको काटना हो गया। ये सभी प्रोसेस में क्या होता था कि लगभग 1 साल का वक्त लग जाता था। 1 साल तक लग जाता था। अब 1 साल में ये लोग कहीं भी, इस कारण से ये लोग कहीं भी घूमना फिरना इनका कम होते चला गया। अब पहले की तरह ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना कम कर दिए। अब इनको एक अस्थाई जीवन की ओर ये लोग बढ़ने लगे, अब एक अस्थाई निवास करने लगे। तो ये सारे जो जब जैसे ही प्रोसेस है, बीज के रूप में फिर खाद के रूप में, ये अनाज का केवल इस्तेमाल खाने के लिए नहीं, उस अनाज को कुछ स्टोर करके रखते थे, बचा के रखते थे, ताकि आगे उस अनाज का बीज के रूप में अगला पौधा उगाने के लिए इस्तेमाल कर सके। खाद्य के रूप में दूसरे को भी देते थे, फिर उसको भंडारण करते थे। भंडारण का मतलब होता है
कि उसको संग्रह करना, एकत्रित करके रखते थे, फ्यूचर के लिए, आगे के लिए रखते थे। तो इस तरह से देख लिए कि आप कैसे इनके जीवन में काफी परिवर्तन आने लगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब ये जो भंडारण का काम करते थे, जो अनाज के उपजाने के बाद जो इनके खाने के बाद जो भी अनाज बचता था, उसका ये क्या इस्तेमाल करते थे। अब अनाज का भंडारण किया जाने लगा था। भंडारण किया जाने लगा था। भंडारण का मतलब क्या होता है, संग्रह करना। इनको संग्रहित करने लगे थे। भंडारण के लिए वे लोग ये अनाज को कहाँ रखते थे, कहाँ स्टोर करते थे। तो या तो भंडारण के लिए या तो ये मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में, या फिर देखिए तो दूसरा ये टोकरी बुनते थे। उसमें करते थे। और तीसरा क्या हो जाता था, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर गड्ढे खोद के, गड्ढे खोदना। अब देख लिए कि स्टोर करने के लिए तो या तो इनको बर्तन बनानी पड़ती थी, बर्तन बना के उसमें भी अनाज को स्टोर करते थे, या फिर टोकरी बुन के उसमें अनाज को रखते थे। और तीसरा होता था क्या, कि वो जमीन के अंदर ही गड्ढा करके उस गड्ढे में उस अनाज को स्टोर करते थे। अब क्या होगा कि अब दूसरा देखते हैं कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण। इसका क्या मतलब है, कि ये जो जानवर होते थे ये भी इनके खाद्य भंडारण का एक माध्यम था। जानवर कैसे, तो पहले जो जानवर को जो जब ये इन्होंने पालना स्टार्ट किया, उस टाइम के लोग जब जानवरों को पालना स्टार्ट किया तो उससे बच्चे भी होते थे, उस जानवर के बच्चे भी होते थे, इससे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। अब जब जानवरों की संख्या में वृद्धि होती थी तो उन जानवरों का ये लोग या उस जानवर से दूध प्राप्त होती थी, उस दूध को भी ये लोग अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे, भोजन का एक अच्छा स्रोत हो जाता था। दूसरा, इन जानवरों से वो मांस प्राप्त करते थे। दूसरे शब्द में पशुपालन अब देखिए तो ये दो चीज तो इनको मिल जाती थी, उससे मांस भी मिल जाती थी, उसके दूध का उत्पाद भी होता था। जो भी दूध मिलता था वो भी उनके भोजन का ही एक साधन हो गया था। तो इस तरह से जो ये पशु होते थे और इनकी संख्या भी ज्यादा थी, तो एक बार में ये खत्म भी नहीं होते, तो इसको भी वो लोग आगे के लिए बचा के रखते थे, इसका भी भंडारण कर सकते थे। तो अनाज के साथ साथ जो जानवरों का भी जो पालतू बनाना ये लोग शुरू किए थे, पालना शुरू किए थे, तो इससे भी इनको काफी फायदा हुआ। इनको अब एक अस्थाई जीवन की ओर इनको बढ़ना पड़ा। अब आगे देखते कि आरंभिक कृषक और पशुपालन के बारे में पता लगाओ। तो इसमें हम लोग देखें कि सबसे पहले जो ये कृषक वर्ग हुए, जो पौधा उगाना शुरू किया, चाहे पशुओं को पालना शुरू किया, वो कहाँ पे है, कहाँ पे सबसे पहले किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक मैप दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि ये सबसे पहले पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण कौन सा स्थान था जहाँ पर ये पशुपालन किया गया, तो वो आपका हो जाता है ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र। सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र आता है। दूसरा आता है आधुनिक कश्मीर, यहाँ दिया गया है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। फिर आधुनिक कश्मीर पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पशुपालन की बस्ती, कृषक और पशुपालन की बस्ती थी या नहीं, इसके इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक क्या है, खुदाई में पौधे और पशुओं की भी जांच पड़ताल करना स्टार्ट किया, कि कहाँ कहाँ पे पालन किया जाता था, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने लगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कि वैज्ञानिक ने इन अनाजों के दाने की भी पहचान की। उन
जगह पे जहां जहां ये लोग ये सांचे मिले हैं कि कहाँ पर ये कृषक वर्ग पाए गए, तो ज्यादातर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए गए, फिर आधुनिक कश्मीर और पूरब और दक्षिण भाग में भी पाए गए। वहां पे जब पुरातत्वविद जो गए वैज्ञानिक लोग जब खोज करना स्टार्ट किए, तो वहां पे अनाज के दाने भी मिले, जिसका ये लोग उत्पादन करते थे। उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत सारे जानवरों की हड्डी भी मिली है, जिससे इनको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अस्थाई जीवन की ओर। तो जैसे ही कृषि का कार्य और पशुपालन का कार्य उस टाइम के लोग शुरू किए, तो वैसे वैसे इनके जिंदगी में अस्थायी जीवन जीना भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि फसल के लिए भी इनको एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। जानवरों को जब ये इन्होंने पालना स्टार्ट किया, तो भी इनको एक स्थान पर रहना पड़ता था। अब देखते हैं कि अस्थाई जीवन में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो पुरातात्विक जो थे, जो पुरानी चीजों की खोज करते थे, उन्होंने कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी के और घरों के भी निशान देखे हैं। कि अब ये लोग जब अस्थाई कैसे मानेंगे, जहाँ पे वो लोग रहना भी स्टार्ट करेंगे, तो रहने का सांचा हमें क्या किस चीज से मिलता है, तो वहां पे उनके रहने का घर मिला है, झोपड़ी मिली है। जैसे सबसे पहले जो मिला है वो आपका बुर्ज होम है, जो कि अभी के प्रेजेंट में वो कश्मीर है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्ज होम में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आया है। सबसे पहला जो घर का सांची मिला है वो आपका है बुर्ज होम, जो आधुनिक कश्मीर है, आधुनिक कश्मीर। यहाँ पे आपको ग, गड्ढे के नीचे घर, जिसको क्या कहा जाता है, गर्तवास कहा जाता था, गर्तवास। वो लोग उस टाइम में जो घर मिले, वो किस तरह के घर मिले कि गड्ढा खोद के वहां पे घर बनाए जाते थे, जिसको कि गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतनी ही सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। अंदर गड्ढे के अंदर में रहने से उनको मौसम के हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में काफी ठंड पड़ती थी, तो ठंड में उनको ये गड्ढा नुमा घर में काफी उनको आराम मिलता था। मौसम के हिसाब से वो काफी सुरक्षित स्थान होते थे। पुरातत्विक को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग के जलने की भी जगह मिली है। तो ये लोग आग का भी इस्तेमाल करते थे, आग भी जलाते थे, घर के अंदर और घर के बाहर, अंदर और बाहर दोनों साइड। इसका क्या मतलब है, मौसम के हिसाब से जब मौसम ठंडा होता था तो ये घर के अंदर आग जलाते थे, जब मौसम अनुकूल होता था तब ये बाहर आग जलाते थे। अब देखेंगे कि ऐसा लगता है कि लोग मौसम के हिसाब से घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। खाना पकाने के भी सच मिले हैं। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, उस स्थान से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। पत्थर के, और इनमें से कई ऐसे थे जो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार पुरातत्व उपकरण से भिन्न माना गया है। जो पूरा पाषाण युग के जो औजार थे उससे काफी अलग माना गया है, इसलिए इसको नवपाषाण युग का औजार माना गया है, नवपाषाण युग का माना गया है। इस टाइम के जो औजार मिले हैं, औजार की जो धार होती थी वो काफी, औजार जो मिले हैं उसकी क्या विशेषताएं थी, इन औजारों की विशेषताएं थी कि जिनकी जो धार होती थी, धार काफी तेज होती थी, तेज होती थी। दूसरा, उस पे पॉलिश चढ़ी होती थी, पॉलिश चढ़ाई जाती थी।
ये सारा आप देखिए कि ये सब इनकी विशेषताएं थी। तो इससे पता चलता है कि इस टाइम के जो लोग थे वो अब वो लोग नव पाषाण के काल के लोग माने जाते थे। नव पाषाण काल की जो भी विशेषताएं थी उनमें देखने को मिली है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारे जगहों पे औजार की भी बात हो गई है। और एक नया चीज देखने को मिलता है कि यहाँ से ओखली और मूसर का प्रयोग हुआ किया जाता था। ओखली और मूसर का मतलब क्या होता है, जिसमें ये लोग जो बहुत सारे अनाज को पीसते थे या वनस्पति या अनाज से जो प्राप्त होते थे उनको ये पीसने का काम करते थे ओखली और मूसर में, जो आज के डेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये नवपाषाण काल युगीन कुछ बर्तने भी मिले हैं। उस टाइम की जो भी बर्तन होती थी उस पे बहुत सारे पे अलंकार भी जड़ित होती थी। उस पे कुछ लिखावट भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था और बाद में चल के धीरे धीरे क्या हुआ कि बर्तनों का इस्तेमाल खाना पकाने में भी होने लगा था। चावल गेहूं दलहन जैसे इनके जो आहार थे वो मुख्य आहार होते चले गए थे। अब उस टाइम में कपड़ों का भी इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनना स्टार्ट किए थे। कपड़े के लिए कपास की खेती भी की जाने लगी, उसके भी सांचे मिले हैं। अब देखेंगे कि ये सारी चीज होने के बाद सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब क्या है कि जब ये लोग अस्थाई हो गए, सब चीज हो गया, तो मेहरगढ़ जो जगह है वहां पे लोग देखे कि जो ये कहाँ पे है, ये आपका बोलन दर्रा जो है उसी के आसपास समतल स्थल है। मेहरगढ़ में स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना स्टार्ट किया था। मेहरगढ़ इसके अलावा यहाँ पर मेहरगढ़ से आपको आयताकार चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। घर मिले हैं। इस टाइम में जो भी लोग मरते थे, मृतक को दफनाने का काम जो किया जाता था मेहरगढ़ में, उनके कब्रों में मृतक के साथ मृत्यु के बाद उनको कब्र में उस सामान के साथ दफनाया जाता था। दफनाया जाता था। तो ये आपकी मेहरगढ़ की विशेषताएं हैं। अब यहाँ देख सकते हैं एक चित्र में दिया गया है कि ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है जिसमें एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। इसका क्या मतलब निकाला गया है कि जो मृतक व्यक्ति है वो परलोक में उनके आहार के लिए बकरी को साथ में दफनाया गया है कि वहां भी उनको भोजन की दिक्कत ना आए। तो इस तरह से ये चैप्टर जो था आपका वो कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग का ये चैप्टर ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग अस्थाई जीवन के बारे में तो ये कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।